नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि अभी हमने पिछले क्लास में आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अभी हमने सेशन की मित्रों। उसमें हमने एस्ट्रोलॉजी भाग 1, एस्ट्रोलॉजी भाग 2 और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 3, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 4 ये वीडियो सेशन हमने किया है मित्रों। रोग के कारक और उनके रोकथाम किस प्रकार किया जाता है मित्रों। तो शास्त्रकारों ने जो हमें जो ज्ञान की बातें बताई गई रोग के बारे में, उसके उपचार के बारे में, तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो कुछ हमारे दर्शकों का क्वेश्चन था, क्वेरीज था कि उन्होंने कारक और अकारक ग्रहों के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो उन्हीं के ही सुझाव से, मार्गदर्शन से आज हम ये मारक अकारक ग्रहों के बारे में कि कुंडली में उसे हम कैसे पहचानते हैं, आइए मित्रों आइए मित्रों, आज हम उस कारक और अकारक और मारक ग्रहों के बारे में आपको लेके चलते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो कुंडली का हमेशा ध्यान रखें मित्रों कि कुंडली का ये जो लगन होता है वो योग कारक होता है, उसका रत्न हमें धारण करना चाहिए, ठीक है। और ये हमें पॉजिटिव इफेक्ट देता है मित्रों। कभी भी जो हमारा लगन का मालिक है, हम स्वयं अपने लिए नुकसान नहीं करते, तो ये लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। यदि हम लगन को मजबूत कर ले तो हमें हमारे जीवन में कोई प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े शास्त्रकार केवल लगन को ही देख के पूरी कुंडली का विश्लेषण कर देते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो ये लगन जो है किसी राज सिंहासन के जैसा होता है, ये राजा होता है, ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है मित्रों, क्योंकि ये हम स्वयं है, ये हम स्वयं का व्यक्तित्व है, ये हमारा चरित्र है, ये हमारा पर्सनालिटी है, और ये हमारा मान सम्मान, जो भी यश कीर्ति जो पूरा दुनिया में फैलती है मित्रों। इसलिए इस भाव को हम योग कारक कहते हैं, इसलिए इसका रत्न धारण करते हैं। क्यों रत्न धारण करते हैं? क्योंकि इससे हमारा पर्सनालिटी जो है वो हम अपने जो अंदर में जो दुनिया को देना चाहते हैं, इससे हमारा मान सम्मान यश कीर्ति जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए इस भाव का सदैव हमें रत्न धारण करना चाहिए मित्रों। जी हाँ मित्रों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है मित्रों, जिसको हम योग कारक भाव कहते हैं, ये हमारा पंचम भाव होता है। जी हाँ मित्रों, ये हमारा इष्ट देव का भी भाव होता है। इस भाव का हमें रत्न जरूर धारण करना चाहिए मित्रों, क्योंकि इस भाव से रत्न धारण करने से हमारी शिक्षा, हमारा जो ज्ञान का जो लेवल है, हमारी सीखने की जो इच्छा है, जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो इस भाव के रत्न पहनने से बढ़ता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा, जब तक हम बुद्धि से कोई काम को नहीं करेंगे, तब तक हमको सफलता नहीं मिल सकती मित्रों। तब तक हमें जो है हमारा ये जो जीवन है बिना ज्ञान के अधूरा है। जी हाँ मित्रों, इसलिए हम शिक्षा लेते हैं। हनुमान जी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने जब अपने उच्च शिक्षा का जब समय आया तो वो सूर्य लोक चले गए, और सूर्य लोक में भगवान सूर्य को अपना गुरु मानकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसलिए मित्रों, ये योग कारक ग्रह होता है पंचम भाव, इसका भी रत्न जरूर आपको पहनना चाहिए। तो ये आपके यश कीर्ति, आपका ज्ञान के लेवल को ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो भाव होता है मित्रों, जी हाँ मित्रों, उसको हम कुंडली का भाग्य भाव कहते हैं। यह जो भाग्य भाव, ये नवम भाव जो होता है मित्रों, ये भी बहुत डिवाइन होता है मित्रों। बिना परमात्मा के ब्लेसिंग्स के हम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते मित्रों। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वही परमात्मा जो है वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजित होते हैं मित्रों। और उन्हीं परमात्मा की भक्ति करने से, साधना करने से निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य से इस जीवन में आए हैं, जिस परमार्थ कार्य को करने के लिए, जिस अमृत कुंड को प्राप्त करने के लिए जो हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म को हम पूरा करते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो वो परमात्मा ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। तो ये जो कुंडली का जो 12वां भाव होता है, इसका रत्न पहनने से हम उस परमात्मा के डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट हो जाते हैं। उनकी कृपा जो है सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है मित्रों। तो इस तरह से कुंडली का ये जो तीनों भाव है, लगन, पंचम भाव और नवम भाव, तो इनका जरूर आपको रत्न धारण करना चाहिए मित्रों। और रत्न धारण करने से पहले किसी कुंडली विशेषज्ञ, किसी जानकार व्यक्ति से जरूर सलाह ले लीजिए मित्रों, क्योंकि ग्रहों की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये और जो सबसे अंतिम जो अवस्था होता है मृत्यु अवस्था, इसकी जरूर आपको विचार करना चाहिए मित्रों।
कि ग्रहों की डिग्री को ही विचार करके ही उन ग्रहों के रत्न आपको धारण करना चाहिए। यदि कोई ग्रह बूढ़ा हो गया है तो वो रत्न ज्यादा फल आपको नहीं देगा मित्रों। आप उसके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था वाले ग्रहों को हम उसको स्ट्रेंथन करके, उसका बीज मंत्रों का चैंटिंग करके, उसका रत्न धारण करके उन ग्रहों का क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी पॉजिटिविटी और उसके शुभ फल को हम क्या कर सकते हैं मित्रों, प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों। चलिए मित्रों, अब हम कुंडली के मारक भाव किसे कहते हैं। जी हाँ मित्रों, मारक का मतलब होता है मृत्यु देने वाला, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। तो मारक ग्रहों की पहचान हम कैसे करेंगे मित्रों? सबसे पहले ये हमारा जो अष्टम भाव में आके हम विचार करते हैं मित्रों। ये जो अष्टम भाव है ये अशुभ भाव कहते हैं, लेकिन शास्त्रकारों ने इसी अष्टम भाव को आयु का कारक कहा गया है, क्योंकि शनि देव को यहाँ पर उन्होंने कारक बताया है। तो ये जो अष्टम भाव होता है मित्रों, ये अष्टम भाव जो है वो जो है हमारे आयु का भाव है। और अष्टम से अष्टम भवत भावम नियम के अनुसार हमारा एक वीडियो है मित्रों, भवत भावम नियम से हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर आप जाके देखिए। अष्टम से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अष्टम से अष्टम ये आयु भाव है। तो ये भी क्या है, आयु का भाव है, बड़ा आयु का भाव है। तो इसलिए मित्रों ये दूसरे भाव से, और कुंडली के किसी भी व्यय भाव किसे कहते हैं, कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो व्यय भाव कहलाता है। जैसे ये लगन है मित्रों, इस लगन से हम 12 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कोई भी लगन से जब हम 12 भाव आगे चलते हैं तो वो हमारा व्यय भाव कहलाता है मित्रों। तो उसी तरह से ये आयु का भाव है, अगर इसको हम लगन मानते हैं, ये आयु का भाव है, तो आयु का व्यय भाव कौन होगा मित्रों, इससे द्वादश। हम यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आयु का मारक भाव हुआ। तो ये आयु का क्या करता है, व्यय करता है। आयु का व्यय करने के कारण कुंडली के दूसरे भाव को हम मारक भाव कहते हैं मित्रों। ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, क्योंकि ये आयु का क्या है, व्यय करता है। आयु का व्यय करने की वजह से इस भाव को हम क्या कहते हैं, मारक कहते हैं। इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में किसी भी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। जी हाँ मित्रों, कोई खतरनाक बीमारी हो सकता है। तो ऐसे दशा पर हमें बहुत ज्यादा सावधान और चौकन्ने रहने की जरूरत है मित्रों, क्योंकि इन ग्रहों के बीज मंत्र और रेमेडी करना परम आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार अब ये सप्तम भाव को मारक भाव क्यों कहेंगे मित्रों, क्योंकि शास्त्रकारों ने इस अष्टम भाव को आयु का भाव कहा है। तो आयु से जो द्वादश भाव होता है, यहां से हम द्वादश गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आयु का व्यय भाव, तो आयु का व्यय करने के कारण इस सप्तम भाव को, चूंकि ये केंद्र स्थान है, तो इस भाव को क्या कहते हैं मित्रों, इस भाव को मारक भाव कहते हैं। क्योंकि इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में भी क्या होता है, हमें मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों। चलिए मित्रों, अब अकारक भाव के बारे में बात करते हैं। ये जो कुंडली का जो तीसरा भाव है 1 2 3, ये जो तीसरा भाव है इसको हम अकारक कहते हैं मित्रों। इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में जो है हमारे जीवन में क्या बढ़ जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाते हैं, स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। और जब तक हमारे जीवन में स्ट्रगल नहीं होगा, जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे, पराक्रम नहीं करेंगे, तब तक हमको सफलता जो है वो प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, तो अकारक ग्रहों की वजह से भी हमें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ये जो चौथा भाव होता है मित्रों, इसको हम सम भाव भी कहते हैं, क्योंकि इससे शुभ और अशुभ का भी विचार करते हैं, क्योंकि ये केंद्र भाव भी है। तो केंद्र का बल मिलने की वजह से कुछ ग्रह जो है वो शुभ फल भी देते हैं। क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण होने के कारण 4 8 और 12, इस पे त्रिकोण में 2 अशुभ भाव कंसीडर है मित्रों। इस कारण से कभी कभी ये अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। जी हाँ मित्रों। चलिए मित्रों, अब कुंडली का जो छठवां भाव है, जिसको आप रोग के भाव के नाम से जानते हैं, तो रोग का भाव है, तो ये तो कभी अच्छा होगा नहीं। तो रोग के अलावा ये हमारे प्रतियोगिता का भी भाव है मित्रों। जीवन में जो हम, जब तक हम प्रतियोगिता नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आएंगे, तो हमें मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी मित्रों। तो ये हमें क्या करता है, जो भी कष्ट आते हैं, चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो शत्रु के रूप में हो, चाहे हमारे कोई काम के नहीं होने के वजह से हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें अनुभव प्रदान करते हैं मित्रों, ताकि हम उन चीजों को, उन परेशानियों को क्या कर सके, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उन परेशानियों को वेन ओवर कर सके, उन बीमारियों को वेन ओवर कर सके। कोई बहुत बड़ा प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम फाइट करके
हम क्या कर सके, कोई सफलता हम प्राप्त कर सके, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र होता है मित्रों और मंगल यहाँ पर कारक होता है। तो हमारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक रहेगी तब तक हम बड़े से बड़े बीमारी से लड़ सकते हैं, बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो अब हम अष्टम भाव में लेके चलते हैं मित्रों। ये भी क्या है, त्रिक भाव है, ये भी अशुभ भाव है और इनसे संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा में ये हमें, क्योंकि ये मृत्यु भी स्थान है, तो इनसे संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य जो है कष्ट होता है मित्रों। यदि कोई ग्रह यहाँ पर जाके बैठ जाए तो वो अपने कारकत्वों में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं और वो अपने कारकत्वों के अनुसार वो रोग भी पैदा करते हैं। जी हाँ मित्रों, इसलिए कुंडली का सबसे गड्ढा स्थान है, सबसे अशुभ भाव अगर कुंडली का कोई है तो ये अष्टम भाव होता है। चलिए मित्रों, अब हम कुंडली का 10वां भाव के बारे में बात करते हैं। तो 10वां भाव भी, इसको हम सम भाव कहते हैं। जितने भी पाप ग्रह होते हैं यहाँ पर बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों। तो अष्टम भाव से संबंधित कोई भी ग्रहों की दशा अंतरदशा यदि लगी हो तो जरूर उसमें या तो पॉजिटिव फल मिलेगा या फिर निगेटिव फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो त्रिकोण है वो धन त्रिकोण है, 2, 6 और 10, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिक भाव भी है। इस कारण से इस त्रिकोण में इससे संबंधित जो ग्रहों की दशा अंतरदशा में जो है सम फल प्राप्त करेंगे, कुछ शुभ फल प्राप्त करेंगे तो कुछ स्ट्रगल भी होगा, है ना। और जब तक कर्म करने के लिए क्या चाहिए, कर्म करने के लिए हमको मेहनत चाहिए, कर्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। कर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इसलिए इस भाव में सूर्य और मंगल को विशेष कारक बताए गए हैं शास्त्रकारों ने। और जब तक हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे मित्रों, हमको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और यहाँ पर गुरु को नीच का इसलिए रखा गया है शास्त्रकारों ने, क्योंकि हमें उसी गुरु की जो उस लेटेंट फॉर्म में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, उस एनर्जी को अपने को बढ़ाना है, अपने को ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है, ज्ञान अचीव करना है, अपने प्रारब्ध को अच्छा करना है, अपने कर्म को अच्छा करना है। और कर्म को जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे मित्रों, जब तक अच्छे कर्म हम नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। भगवान शनिदेव की कृपा हम पर नहीं हो पाती। यदि हमारे कर्म अगर बुरे हैं, अगर हम अन्याय और अनीति का हम अगर साथ दे रहे हैं, यदि हमारे अंदर, क्योंकि गुरु नीच है, अगर हमारे अंदर अज्ञानता है, यदि हम अनीति और अन्याय का साथ दे रहे हैं तो शनिदेव जो है वो हमको तुरंत क्या करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, तुरंत हमको दंड देंगे। हो सकता है कोई रोक दे दे, कोई स्कैंडल में हमको फंसा दे, ताकि हमारे अंदर जो है वो जो अज्ञानता और अनीति का जो कारक है, उन कारक को वो क्या कर सके, दूर कर सके और हमें सत्य, धर्म और न्याय से वो जोड़ सके, ताकि हम अपने कर्मों को एक नया दिशा दे सके, कर्मों को एक नया आयाम हम दे सके और हम अपने जो जिस उद्देश्य से परमात्मा ने इस दुनिया में हमें भेजा है उन उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर सके। जी हाँ मित्रों, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्म को ही सर्वोपरि माना गया है। तो ये कर्म भाव है मित्रों। तो कर्म के कारण हमको रहना है, भाग्य के कारण नहीं रहना है, क्योंकि कर्म भाव में भाग्य का मालिक क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कभी भी हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, हमें कर्म करके अपने भाग्य को क्या करना है, अच्छा करना है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे कर्म जो है हमारा पुण्य बनके अगले जन्म में हमको वो क्या करेगा, हमें हमारा प्रारब्ध को अच्छा करेगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो ये कुंडली का जो एकादश भाव है इसको भी हम आकारक कहते हैं। लेकिन जितने भी ग्रह होते हैं यहाँ इन पे इस भाव में उनकी जो है शुभता जो है वो बढ़ जाती है, सभी ग्रह यहाँ पर अच्छे फल प्रदान करते हैं। लेकिन ये छठवें से छठवां होने के कारण, ये छठवां भाव रोग भाव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवें से छठवें होने के कारण इसे बड़ा रोग का भी हम विचार करते हैं मित्रों। और बड़ा रोग होने के कारण से यहाँ के जो स्वामी होते हैं वो कोई ना कोई रोग जरूर देते हैं अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में। चलिए मित्रों, अब कुंडली का जो द्वादश भाव होता है इसको अशुभ भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4, 8, 12, क्योंकि इस कुंडली में 4, 8, 12 त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण होता है। और इस कारण से ये, क्योंकि लग्न का व्यय भाव होता है, इस कारण से अशुभ भाव मानते हैं। कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठता है वो सभी अशुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर अगर उच्च का हो, मीन राशि में शुक्र यहाँ पर उच्च का होता है, शुक्र यहाँ पर शुभ फल प्रदान करता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से इन ग्रहों का रत्न आपको धारण नहीं करना है। 12वां भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना है, अकारक भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना है, अशुभ भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना है, रोग भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना है, तृतीय भाव पराक्रम भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना है, द्वितीय भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से आज हम ग्रहों के कारक, मारक, अकारक, अशुभ और सम
ग्रहों के बारे में, उन भावों के बारे में आपको बताया मित्रों। यदि हमारा ये छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जी हाँ मित्रों, यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर में संपर्क करके आप अपना कुंडली एनालाइज करा सकते हैं मित्रों। ये प्रयास, ये वीडियो आपको और कोई आपका कोई अमूल्य सुझाव है, कोई मार्गदर्शन है जिससे हम अपने सेशन को और बेहतर से आपके सामने प्रस्तुत कर सके तो जरूर दीजिएगा मैडम, जरूर दीजिएगा महोदय जी। आपका अमूल्य समय आप हमारे इस सेशन को दिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार मित्रों।